बेसिकली हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर। बात समझ में आई? अरे क्या हो गया, मतलब कि चैट सेशन में लड़की ने मैसेज करा नहीं, जैसे वो होता ना, फिर मेरे मुंह से निकलता है कि जैसे कुत्ते को कुत्ते की हाल टपकती है दूध देख करके, है ना, उसकी तरह की, हाँ लड़की आ गई, लड़की आ गई, लड़की आ गई। यार क्या मतलब, हद की बात है, तुम लोगों को कैसे करते हो यार? कहीं तो लड़कियों को चैन से जी ले दिया करो। एक लड़की का मैसेज आया नहीं कि पागल हो गई बस। हाँ, ब्रेक लेना है क्या? ब्रेक लेना है क्या? हाँ मतलब यार, हद की बात है, मतलब कि लड़की देखी नहीं बस पागल हो गए, मतलब पागल हो गए कि हाँ अरे आ गई तुम ही हमारे, बस तू, तेरा ही तो इंतजार हो रहा था यार, तू कहाँ थी, कहाँ थी तू, मिल गई है प्रभु, धन्यवाद तेरा, मेरे इस लाइफ में आना सफल हो गया। अरे गधे पढ़ ले, वो तेरे पेपर में आके कुछ नहीं करेगी, ठीक है? मोटिवेशन हो जाए, चलो मोटिवेशन हो जाए, मोटिवेशन हो जाए, चलो एक मोटिवेशन हो जाए। चलो आज एक प्यार पे बोल देते, प्यार भरा ही। चलो आज लड़कियों के सपोर्ट में बोल देते हैं कुछ, आज एक शायरी लड़कियों के सपोर्ट में। जो ये लोग बोलते हैं ना कि लड़की ये रहती है, लड़की वो रहती है, ऐसा वैसा, तो लड़कियों के सपोर्ट में कि लड़की बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, कि लड़की बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेके बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, कि लड़की बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेके बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है, इन लड़कियों को, इन लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। ठीक है, तो बेटा आप जैसे लोग जो लड़कियों को देख करके ऐसे रिएक्ट करते हो, उनके कमेंट पे, उनके सारी चीजों को लेकर के कमेंट पास करते हो, तो जितनी हिम्मत उनको बोलने की रखते हो, मैं आज ये लाइव में बोल रहा हूं, जितनी हिम्मत आप यहां चैट सेशन में लड़कियों को जैसी जैसी बातें बोलने की हिम्मत रखते हो, तो अगर जो आपको आपकी घर में आपकी फैमिली में जो मम्मी है, जो आपकी बहन होगी, अगर जो उसे कोई बोल रहा होगा, तो कभी भी रिएक्ट मत करना, कभी भी रिएक्ट मत करना अगर तुम लड़कियों को कुछ बोल रहे हो। बाहर अगर तुम किसी को बोल रहे हो तो तुम्हारे घर में भी बोलना जाकर के, और उनको कोई बोल रहा है तो कुछ मत बोलना, चुप रहना, तब तुम्हें हक है किसी और लड़की को कुछ बोलने का, वरना कोई हक नहीं है। ठीक है, तो प्लीज यहां पे आकर के किसी के साथ में भी कोई भी मैशअप क्रिएट मत किया करो। वो पढ़ने के लिए आई है तो पढ़ लेने दो, वरना तुम्हारे जैसे की वजह से ही वो बेचारी फिर लाइव ऑफ करके चले जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा। हम लोग देखो इस यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस क्या क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस, सब चीज देख लिया हम लोगों ने, न्यूट्रलाइजेशन कर्व देख लिया। अब हम लोगों को सोलवेंट के बारे में पढ़ना है, एसिडिमेट्री, एल्कीमेट्री, टाइट्रेशन ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा सा और बता देंगे। एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट और हमारा इफेड्रीन HCl के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहां से हमारा क्वेश्चन बहुत कम बना। ठीक है, जल्दी से सेकंड यूनिट का करते हैं समापन। इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं हमारे किसका, हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट की बात आ जाती है कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा क्या बोलता है, हमारा बेसिकली नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बस। चलिए आ जाइए, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इन द अबाउट डिस्कशन चैप्टर इज वेल नोन दैट वाटर इज अ मेजर कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व इन द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। मैंने आप लोगों को ये लाइन ऑलरेडी बता दी है कि वाटर हमारा क्या है,
वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर मेजरली हमारा सोलवेंट के तौर पे यूज किया जाता है। व्हेन एन एसिड और बेस, क्या है, जब हमारा एसिड और बेस टू बी यूज दे हैव टू बी डिसोल्व्ड इन वाटर टू अचीव द डिजायर्ड कंसंट्रेशन। जब हम लोग क्या हमारे एसिड और बेस को किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसोल्व करें, तो हम लोग किसके लिए डिसोल्व करें, ताकि हमें एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन मिल सके। जैसे हमने पर लीटर के अंदर जो 4 ग्राम हमने मिला, हमारे डिजायर्ड कंसंट्रेशन के लिए तो मिला है जो इतना हमें अमाउंट चाहिए। बट क्या है कि जो हमारा वीक एसिड और वीक बेस है उसके कॉन्सेप्ट में हमारा क्या कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है, तो डिजायर्ड कंसंट्रेशन हमें वहां से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें बोलेगी, मोर एवर वाटर इज यूज कॉमनली एज अ सोलेंट बिकॉज इट इज प्रॉपर्टी सच एज कॉमन अवेलेबिलिटी, लो कॉस्ट, सोल्युबलाइजिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। हमारे क्या है बेसिकली, हमारा क्या वाटर को ज्यादातर सोलेंट के तौर पे क्यों यूज करते हैं, सबसे पहली चीज कि नॉर्मली अवेलेबल है। सबसे पहली चीज, हर जगह देखो पानी है ना, 71% भारत पृथ्वी पे पानी है ना, तो वाटर इजीली अवेलेबल है, चीपेस्ट फॉर्म में है, लो कॉस्ट पे है हमारा। ठीक है, और मोस्टली क्या करता है, हर एक कंपाउंड को खुद में सोल्यूबल करने की कोशिश करता है, वाटर करता है ना भाई, सोल्यूबल करने की कोशिश। However, the pharmaceutical compound or drug which are used in various formulation are very weak acid or weak base substitution। अब अगर जो हमारे क्या है, किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हमारे वीक एसिड और वीक बेस का अगर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, हमारे नॉन एक्वस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वीक एसिड और वीक बेस हमारे क्या कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते वाटर के अंदर, यानी कि क्या है, पुअरली सोल्यूबल रहते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। दैट्स व्हाई हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे बेसिकली नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। तो दीज कंपाउंड हैव मेजर लिमिटेशन दैट दे आर पुअरली सोल्यूबल इन वाटर एंड हैव लो रिएक्टिविटी। ये चीज मैंने आप लोगों को बोली। मोस्ट ऑफ द टाइट्रेशन आर परफॉर्म्ड इन द एक्वस मीडिया। हमारे ज्यादातर टाइट्रेशन हमारे एक्वस मीडिया के थ्रू ही हम लोग परफॉर्म करते हैं। बेसिकली आप लोगों ने कॉलेज में सारे ही एक्वस मीडियम के थ्रू परफॉर्म किए होंगे, आई होप सो। बट अगर जो हमारा वाटर है, अगर जो हम उसको एज एन सोलवेंट हमारा यूज नहीं कर रहे हैं, अगर जो हम वीक एसिड और वीक बेस के कॉन्सेप्ट में हमारा क्या रहेगा, वाटर को हम लोग अगर जो एज एन सोलवेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे डिसोसिएशन, कंप्लीटली रिएक्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एक एक्यूरेसी नहीं आएगी रिजल्ट की। तो हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट, शार्प रिजल्ट हमें अगर जो लाना है, तो हम उस कॉन्सेप्ट में किसको यूज करेंगे, हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज करेंगे। तो नॉन एक्वस सोलवेंट आर दोज विच डू नॉट कंटेन वाटर। हमारे नॉन एक्वस सोलवेंट क्या रहते हैं बेटा, ऐसे सोलवेंट्स रहते हैं जो कि किसको कंटेन नहीं करते, वाटर को कंटेन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को कंटेन नहीं करते हैं। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन रेफर टू टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच द एनालाइट इज डिसोल्व्ड इन सोलवेंट विच कंटेन वाटर। विच डू नॉट कंटेन आएगा यहां पे विच डू नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन वाटर, जो कि वाटर को कंटेन नहीं करते। दैट्स व्हाई अभी तो हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं। अगर जो कंटेन करते हैं भाई, फिर तो हम लोग नॉन एक्वस पे आते ही क्यों, है ना। तो हमारे क्या है, नॉन एक्वस का यहां पे कोई भी नाम और निशान नहीं रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ विजिटर्स आर गो स्लो। बेटा कोई बात नहीं, देखो मेरे साथ में अगर जो 10 बच्चे भी रहेंगे मेरे को कोई इशू नहीं है, बट मेरे 10 बच्चों का फायदा होना चाहिए, बस बात इतनी सी है। 10 बच्चे भी रहेंगे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज अभी तक जितनी मैंने आप लोगों को बताई, समझ में आई या नहीं आई, समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। जितनी मैंने अभी तक आप लोगों को चीजें बताई हैं, चलो अब देखो सुनो, एक और बात सुनो। यहां पे जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन रहेगा बेटा, जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन रहेगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन रहेगा, इसके अंदर हमारा होगा क्या। नॉन एक्वस टाइट्रेशन बेसिकली फॉलो करता है किसको, हमारे ब्रोंस्टेड एंड लोवरी प्रोटोन थ्योरी को, ब्रोंस्टेड एंड लोवरी प्रोटोन थ्योरी को। और जो हमारा इसका प्रिंसिपल रहता है किसका, हमारा बेसिकली नॉन एक्वस टाइट्रेशन को जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल क्या बोलता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल कहता है कि अगर जो हमारे पास में वीक एसिड
वीक एसिड एज एन एनालाइट है, तो देन हमारा वहां पे क्या यूज होगा? एज एन टाइट्रेंट हमारा स्ट्रोंग बेस यूज होगा, स्ट्रोंग बेस यूज होगा। वही अगर जो पास में हमारा वीक बेस है एज एन एनालाइट, तो देन हमारा वहां पे स्ट्रोंग एसिड यूज होगा। इस प्रिंसिपल पे हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन वर्क करता है। इस प्रिंसिपल पे हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन वर्क करता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। चलो ठीक है। अब हमारे देखो एक और चीज यहां पे लिख लो कि हमारे कुछ रीजंस क्या हैं। रीजंस क्या है हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के? सबसे पहला रीजन क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस हमारे क्या रहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस substances which do not soluble in water। सबसे पहला रीजन कि भाई हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं रहते, तो उनको हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन के पास लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पे वाटर का काम ही नहीं है। यस और नो? बात क्लियर है नहीं है? बात क्लियर है नहीं है? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहते हैं, है ना? अगला दूसरी, कुछ हमारे सब्सटेंसेस ऐसे रहते हैं विच यू डू नॉट रिएक्ट, नहीं सॉरी, विच रिएक्ट विद वाटर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं विच रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर। कुछ हमारे सब्सटेंसेस रहते रहते वाटर के साथ में रिएक्शन कर दे। भाई अगर जो हम टाइट्रेशन में एज एन सोलवेंट में वाटर यूज कर रहा हूं और मैंने इधर से HCl ले लिया, वो वाटर के साथ में रिएक्शन कर दे रहा, तो क्या फायदा? ऊपर से टाइट्रेंट आएगा, कोई फायदा नहीं है। एनालाइट ने तो रिएक्शन कर ली, है ना भैया? तो वही बात होगी कि दूल्हा घोड़ी पे चढ़ गया और दुल्हन भाग गई बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो नहीं चाहिए। तो उनको क्या है, हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन के पास लेकर जाएंगे। तीसरी चीज, भाई जब हमारे पास में जो वेरी वीक एसिड है या फिर बेस है, उनके केस में हम लोग किसको यूज करते हैं? हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज करते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है नहीं है? जल्दी बताओ। तो ये हमारे कुछ रीजंस हो गए, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के। इसके बाद में हमारी कॉन्सेप्ट आ जाता है थ्योरीज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जो हमारे सोलवेंट यूज होंगे ना नॉन एक्वस टाइट्रेशन, देखो एडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या रहेगा? दे आर यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वेरी वीक एसिड एंड बेस। पहली चीज, नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर सिंपल एंड एक्यूरेट। नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारे क्या रहेंगे? सिंपल रहेंगे बट एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलेगा। तीसरा, ऑर्गेनिक एसिड और बेस दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, आर इजिली सोल्यूबल इन नॉन एक्वस सोलवेंट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड। हमारे दो या दो से ज्यादा हमारे मिक्सचर है एसिड्स का, उसके लिए भी हम लोग टाइट्रेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। उसके बाद हमारा आ जाएंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का डिसएडवांटेज क्या है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर जनरली एक्सपेंसिव। क्या है? हमारे महंगे आते हैं। भाई वाटर तो हमारा क्या चीपेस्ट फॉर्म में था, है ना, हमारे इजीली अवेलेबल था, पर ये क्या है? एक्सपेंसिव है, ठीक है। वोलेटाइल सोलवेंट कोज पोल्यूटेड एनवायरमेंट। क्या है? अगर जो हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो हमारे वोलेटाइल सोलवेंट्स यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? एनवायरमेंट में पोल्यूशन का फैलाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन नॉन एक्वस मीडियम। इसकी एक और डिसएडवांटेज क्या है कि जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे वो भी नॉन एक्वस मीडियम में ही बना होना चाहिए। तो ये सब क्या है? हमारे डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। बात आ जाती है अब हमारी सोलवेंट्स की। सोलवेंट्स अब हमारे क्या होते हैं? भाई नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर वर्क फंक्शन कौन कर रहा है? सोलवेंट ही करेंगे, है ना। नॉन एक्वस सोलवेंट करेंगे। वहां पे हमारा कौन था? सोलवेंट। वाटर था एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में। अब यहां पे सोलवेंट जो है वो तीन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला बेटा, कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन। कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ सोलवेंट।
इन तीन प्रॉपर्टीज पे हमारा सोलवेंट पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। तो देखिए दी सोलवेंट यूज इन द नॉन एक्वस साइट्रेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। भाई अगर जो सोलवेंट ही नहीं होगा तो फिर काम ही क्या रहेगा, कुछ भी नहीं काम होगा, कुछ भी नहीं काम होगा। तो डेट्स हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारे सोलवेंट का एक इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, हमारे नॉन एक्वस साइट्रेशन के अंदर। ठीक है, जनरली द सोलवेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक फॉर इट्स वाइड यूज इन एनालिसिस एंड इट शुड बी लिक्विड एट द टाइम ऑफ द एनालिसिस। क्या है कि जो हमारे सोलवेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए और वाइडली यूज होने चाहिए किसके अंदर, एनालिसिस के अंदर। और जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उस टाइम पे किस फॉर्म में होने चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, दीज ऑर्गेनिक सोलवेंट आर यूज डिपेंड ऑन देयर प्रॉपर्टीज सच एज कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एसिड बेस कैरेक्टर्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, इनके बारे में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग इसको बस जस्ट रीड ऑन कर लेना। ठीक है बेटा, ये देखिए कंप्लीटली कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन भी बताया हुआ है, कंप्लीटली देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बताया हुआ है। ठीक है बेटा, और इसके बाद में हमारा एसिड बेस कैरेक्टर के बारे में बताया हुआ है। अब हमारा जो बेसिकली कुछ जो हमारे सोलवेंट्स रहते हैं जो हमारे यूज होता है किसके अंदर, हमारे नॉन एक्वस साइट्रेशन के अंदर, उसके अंदर सबसे पहला नाम है हमारा प्रोटोजेनिक सोलवेंट, फिर सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा प्रोटोफिलिक सोलवेंट, फिर थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा एप्रोटिक सोलवेंट, और हमारा क्या है एम्फीप्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे प्रोटोफिलिक सोलवेंट की। एप्रोटिक सोलवेंट, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एप्रोटिक सोलवेंट। अब एप्रोटिक सोलवेंट क्या बोलते हैं, एक मिनट। अब हमारी बात आ जाती है बेटा एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट क्या बोलते हैं हमारे, ये बेसिकली हमारे क्या से रहते हैं, एप्रोटिक सोलवेंट हमारे कैसे नेचर के रहेंगे, इनर्ट नेचर के। एप्रोटिक सोलवेंट हमारे कैसे रहेंगे, इनर्ट रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। देखिए दीज सोलवेंट आर जनरली केमिकली न्यूट्रल, दे आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, आर जनरली हाइड्रोकार्बन और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारे क्या रहेंगे, जो हमारे ये एप्रोटिक सोलवेंट्स हैं वो कैसे रहेंगे, हमारे जनरली हमारे कैसे रहेंगे, न्यूट्रलाइज रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, इनर्ट रहेंगे, यानी कि ना तो ये एसिडिक ही रहेंगे ना ही बेसिक रहेंगे। ठीक है, जो मेन प्रॉपर्टी आती हुई है, दी सोलवेंट पोजेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसको करेंगे, किसके थ्रू हमारी इसकी प्रॉपर्टी पता लगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताई थी। ठीक है, दे आर जनरली नॉट आयोनाइज टू गिव आयंस। हमारा एग्जांपल आ जाएगा ये प्रोटिक सोलवेंट का, हमारा क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एसीटोन, एसीटोनाइट्रिल, डाइऑक्सिन एसेट्रा, ईटीसी, ये सब हमारे क्या है, किसके एग्जांपल है, हमारे एप्रोटिक सोलवेंट। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, जल्दी बताओ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो फटाक से। CHCl3, वेरी गुड बेटा सनी, वेरी गुड। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, बेंजीन का C6H6 होता है, क्लोरोबेंजीन का C6H5Cl होता है। ठीक है, कीटोन, एसीटोन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हमारा किसकी बात होगी, एप्रोटिक सोलवेंट की। सेकंड नंबर पे हमारा जाता है एम्फोप्रोटिक सोलवेंट। सेकंड नंबर पे हमारा क्या जाता है, एम्फोप्रोटिक सोलवेंट। एम्फोप्रोटिक सोलवेंट का क्या कॉन्सेप्ट है जी, एम्फोप्रोटिक सोलवेंट हमारे क्या रहेंगे, बोथ, ये भी दोनों रहेंगे, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। वो हमारा कैसा था, न्यूट्रल था, तो वो ना तो एसिडिक था ना बेसिक था। ये हमारे क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। दे वर्क एज बोथ प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। ये क्या है, प्रोटोजेनिक भी वर्क फंक्शन करेगा, प्रोटोफिलिक भी वर्क फंक्शन करेगा। ठीक है, दी सोलवेंट पोजेस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी हमारे क्या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोज करते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड रहते हैं। वहां पे क्या था, हमारे आयन बन ही नहीं रहते भाई, न्यूट्रलाइजेशन हो गया था, न्यूट्रल हो गया था, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के बराबर हो गए थे, तो आयन कोई बचा ही नहीं था, तो वहां पे आया क्या है, नोट आयोनाइज्ड लिखा था। ठीक है,
आगे आ जाइए, द आयंस प्रोडक्ट ऑफ द लेबल्ड आयंस इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर। जो हमारे ऐसे आयंस प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, जो उनके आयंस रहेंगे, वो किससे लेसर देन रहेंगे, हमारे वाटर से लेस रहेंगे। दीज आर हमारे क्या रहेंगे, हमारे जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हमारे बेसिकली हमारे क्या है, एम्फोप्रोटिक सोलवेंट के अंदर हमारे एग्जांपल किसका आएंगे, हमारे अल्कोहल्स का। इसके बाद में एक सेकेंड, हाँ एम्फोप्रोटिक सोलवेंट, एप्रोटिक सोलवेंट हमने आपको बताया। ओ हम लोगों ने एम्फोप्रोटिक और हाँ हमारे ये रह गए, वही तो बोलूं मैं, दो रह गए, प्रोटोजेनिक सोलवेंट और प्रोटोफिलिक हमारा रह गया, प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक रह गया, एम्फोप्रोटिक और हम लोगों ने वो दोनों डिस्कस कर ली, राइट। चलो प्रोटोजेनिक सोलवेंट, प्रोटोजेनिक सोलवेंट हमारे कैसे रहेंगे बेटा, दे आर एसिडिक इन प्रॉपर्टीज एंड एग्जिस्ट लेवलिंग इफेक्ट ऑन बेस। देखो ये हमारे एसिडिक रहेंगे, ये हमारे बेसिक रहेंगे, साथ के साथ दोनों समझते चलना। ये किसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, बेस के ऊपर, ये किसके ऊपर एक्शन करेंगे बेटा, एसिड्स के ऊपर। ये किसके ऊपर एक्शन करेंगे, एसिड्स के ऊपर, ठीक है। दीज सॉल्वेंट हैव रिलेटिवली हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनका भी इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। दे यूज टू डिजोल्व बेसिक एनालाइट, दे यूज टू डिजोल्व एसिडिक एनालाइट, ठीक है। उसके बाद में दे आर आयोनाइज्ड, ये हमारे क्या रहेंगे, आयोनाइज्ड रहेंगे, और ये भी हमारे आयोनाइज्ड रहेंगे। भाई इसके पास H पॉजिटिव आयन है तो इसके पास वो H नेगेटिव आयन है, ठीक है, दोनों अलग थोड़े ना है कुछ। वो अगर जो बेस के ऊपर वर्क कर रहा है तो एसिड के ऊपर वर्क कर रहा है। दे आर आयोनाइज्ड हमारा हो गया, दे आर प्रोटोन जनरेटर एंड डोनेट द प्रोटोन, क्या कर रहे हैं, प्रोटोन को डोनेट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे। दे आर प्रोटोन लूजर एंड दे पोजेस हायर एफिनिटी टू प्रोटोन, क्या कर रहे हैं, वो प्रोटोन को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर इमर्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने प्रोटोन को अपने अंदर इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटोन इनके पास कम है, क्लोज है इनके पास, अकाल पड़ा हुआ है प्रोटोन का। अब प्रोटोन का अकाल पड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने अंदर प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे। जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है लोवेरियन ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। उसके एग्जांपल क्या हमारे, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका हमारा एग्जांपल क्या है, पायरिडीन वाटर, पायरिडीन, डाइमिथाइल फॉर्माइड, प्रोटोन लेस इथाइलिन डायमाइन, ये सब हमारे एग्जांपल है किसके, हमारे प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक। जेनिक मतलब जो जनरेट करे, और जो जनरेट कौन करता है, जो डोनेट कर रहा है, भाई जिसके पास ज्यादा वही तो डोनेट करेगा। प्रोटोफिलिक, फिलिक मतलब जो खा ले, तो खाएगा कौन, जो एक्सेप्ट करेगा वही तो खाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो ये मेजरली हमारे 4 सोलवेंट हमारे यूज होते हैं, ठीक है। हमारे टाइप ऑफ टाइट्रेशन, हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के टाइप्स आ जाएंगे हमारे, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं हमारे, एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री। एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री टाइट्रेशन हमारे जाएंगे। एसिडिमेट्री में हमारा क्या रहेगा, एसिडिक नेचर के जो हमारे क्या रहेंगे, जो हमारा क्या रहेगा, जो हमारा ऊपर सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, एसिडिक नेचर रहेगा, जिसका हमें क्या पता रहेगा, हमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा वो एसिडिक रहेगा, और हमें बेस का क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। हा हा हा, ठीक है। सम सब्सटेंस बिहेव एज बेसिक अंडर द कंडीशन ऑफ, देखो ये एसिडिमेट्री लिखा बेटा, एक मिनट, behave as base under the condition of titration, thus determination of base substance is categorized as acidimetry। बेस की तरह बिहेव करेंगे, बेस क्यों लिखा मैंने, substance behave as a base under the condition of titration, नहीं भाई, डिटर्मिनेशन तो बेस का कर रही है, हमने तो यही बात पढ़ी है। बिहेव एज एन बेस क्यों करेंगे, ये बिहेव एज एन एसिड करेंगे, ये बिहेव एज एन एसिड करेंगे, ये एसिडिमेट्री, और ये बिहेव एज एन बेस करेंगे।
और एल्केमेट्री का हम लोग एसिडिक सब्सटेंस का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कैटेगराइज करेंगे। सही है, ऐसे कर लेना भाई, डेफिनेशन को ऐसे कर लेना। ठीक है, देखो ये क्या है, इनका डीप एक्सप्लेनेशन दिया है एसिडमेट्री का हमारा। ठीक है, डेफिनेशन पोर्शन लिख लेना। उसके बाद में एसिडिमेट्री हमारा क्या है, देखो देखो एसिड क्या रहेगा हमारा एज एन टाइट्रेंट, जिसको हम ब्यूरेट के अंदर लेंगे, और बेस हमारा क्या रहेगा एनालाइट, जिसको हम लोग फ्लक्स के अंदर लेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर जो हमारे इंडिकेटर्स रहेंगे, जो सोलवेंट हम लोग यूज करेंगे बेटा, देखो सोलवेंट देखो यहाँ पे हमारा क्या, देखो ये देखो ये हमारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, क्रिस्टल वॉयलेट हमारा, क्यूनिडीन रेड 0.1%, नेफ्थोल बेंजीन हमारा, और हमारा क्या ऑर्किड ब्लू बी। और यहाँ पे जो हमारे सोलवेंट्स रहेंगे वो हमारे ये रहेंगे, जो हमारे टाइट्रेंट तो हमारे जो यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एल्केमेट्री आ जाएगा। एल्केमेट्री में एसिड हम हमारा क्या रहेगा, फ्लक्स के अंदर लेंगे, बेस हमारा किसके अंदर, हमारे ब्यूरेट के अंदर लेंगे। और यहाँ पे देखो हमारे इंडिकेटर्स ये आ जाएंगे, इंडिकेटर्स ये रहे हमारा, क्यूनिडीन रेड रहेगा हमारा, थाइमोल ब्लू रहेगा, और जो हमारा क्या रहेगा बेसिकली यहां से जो हमारे सोलवेंट्स रहेंगे वो ये रहेंगे। उसके बाद में हमारी टर्म आ जाती है सोडियम मिथोक्साइड 0.1 मोल, ये हमारा क्या रहेगा, इसी के अंदर आ जाएगा एल्केमेट्री के अंदर। अब हमें टर्म पढ़ रही है हमारी किसके बारे में, अब हमें पढ़ना है बेटा किसके बारे में, सोडियम बेंजोएट के बारे में। किसके बारे में, सोडियम बेंजोएट के बारे में। अब हमें पढ़ना है सोडियम बेंजोएट के बारे में। ठीक है बेटा, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, 11 बजे तक खत्म ना हो तो आप में दम होना चाहिए, बाद में भी करेंगे हम लोग कंटिन्यू। ठीक है भाई, रुक तो रहा नहीं हूं मैं, पढ़ा ही रहा हूं, टाइम तो पास कर नहीं रहे हम भी कुछ। हम लोग बात करेंगे सोडियम बेंजोएट के बारे में। अब देखो बेटा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट की बात करें, फॉर्मूला क्या रहता है, C2H5NaO2। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला ये रहता है C2H5NaO2। C2H5NaO2 सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला रहता है क्या, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला ये रहता है कि, चलो आज जल्दी बताओ, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला रहता है C2H5NaO2। जल्दी बोलो, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला रहता है C7H5NaO2। इसको 7 कर लेना। ठीक है, अरे स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है, स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है। एक मिनट बेटा, जस्ट अ सेकंड। हेलो हेलो, ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा चलिए। ठीक है, हाँ स्पीड में पढ़ाएंगे यार, अब तुम लोग कैसे कर रहे हो, इसको बताने तो दो। चलो आ जाओ। इसके बाद देखो सोडियम बेंजोएट हमारा क्या रहेगा, 99% से ज्यादा लेस नहीं होना चाहिए, और हमारा क्या है 100.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो प्योरिटी रहेगी हमारी सोडियम बेंजोएट की। ठीक है, देखो C7H5NaO2 हमारा ये लिखा है, मैंने आप लोगों को टेस्ट करने के लिए, ये हमारी देखो प्रॉपर्टीज है, केमिकल नेचर है, सारी की सारी चीजें लिखी हैं। सोडियम बेंजोएट के स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, इसको आप लोग रीड ऑन कर लेना। 24 आवर्स तक हम इसको अलग बना करके रख देते हैं, एक लंबी प्रोसेस है हमारी ये। ठीक है, उसके बाद में हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमारा यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारा क्या करेंगे, पर क्लोरिक एसिड हमारा यूज करेंगे, HClO4 हमारा यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारा क्या रहेगा, हमारा एस्टिमेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड हमारा रहेगा बेटा। एस्टिमेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड में हमारा क्या रहता है, देखो फॉर्मूला C10H15NO HCl हमारा रहेगा, मोलिकुलर वेट 201.7 ग्राम पर मोल रहेगा। इसमें हमारा क्या रहेगा, देखो वहां पे हमारा क्या था 99% से कम, और हमारा 100.5% से ज्यादा प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 99% से कम और 101% से ज्यादा प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। कलर इसका कलरलेस व्हाइट रहेगा, उसका कलर व्हाइट था। स्टेट क्रिस्टलाइन पाउडर रहेगी, ऑर्डरलेस रहेगा। केमिकल नेचर हमारा क्या है, अफेक्टेड बाय लाइट। और उसका केमिकल नेचर कैसा था बेटा, इसका केमिकल नेचर कैसा था, हाइग्रोस्कोपिक था। ठीक है, तो यही हमारा क्या रहेगा बेसिकली, हमारा इसके अंदर ये कैलकुलेशन पोर्शन आ जाएगा। इसका ऐसे कैसे करेंगे, हमारा 7.2 एफेड्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, एक्चुअली वेट करेंगे, उसका ट्रांसफर करेंगे 250 ml कोनिकल फ्लास्क के अंदर, फिर उसके अंदर हम लोग मर्क्यूरिक एसिट्रेट का हमारा सोल्यूशन ऐड करेंगे। ये कंप्लीट हमारा प्रोसीजर रहेगा किसका, हमारा बेसिकली हमारा एफेड्रिन HCl का हमारा रहेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, एक दो बार ही पूछा गया।